एपीएमसी जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया, कालांतर में ऐसा सरकार द्वारा महसूस किया जाने लगा कि एक शोषण से बचने के लिए ये अब एक दूसरे शोषण के जाल में पड़ गया, ऐसा सरकार ने महसूस किया। दूसरा एक ड्रॉबैक्स ये भी था कि दुनिया का हर कानून या दुनिया के हर चीजों के लिए एक नेशनल मार्केट है, ये एक बहुत रीजनलाइज मार्केट हो गया। अगर टीवी बनाने वाला अगर गुजरात का आदमी अरुणाचल तक जाके टीवी बेच सकता है, तो फिर किसान अपने प्रोड्यूस को क्यों कन्फाइंड रहेगा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और वहां पर आमतौर पर डाटा आप लोग देख लेंगे, मोटा मोटी 5 से 6% का टैक्स वो सारे एपीएमसी में लगता था। तो सरकार ने अभी वर्तमान कानून में जो फार्म एक्ट आया, जो मैंने पहले एक्ट की बात किया, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रेड एंड कॉमर्स का, तो उसमें ये महसूस किया जाने लगा कि इस मार्केट का बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट लेवल से या अनुमंडल लेवल से बढ़ के एक नेशनल लेवल पर हो। कहने का मतलब, इस परिस्थिति में मैंने अभी डिफिनेशन की चर्चा की थी, तो इसमें एक टर्म डिफाइन किया गया, ट्रेड एरिया क्या होगा, द ट्रेड आउटसाइड एपीएमसी। कहने का मतलब कि इस कानून में हम जो भी ट्रेड की बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड आउटसाइड द परव्यू ऑफ एपीएमसी। ठीक है, तो ये डिफिनेशन में दे दिया गया कि ट्रेड एरिया क्या होगा, आउटसाइड द परव्यू ऑफ एपीएमसी, माने उसके बाहर का ट्रेड। तो ये क्या क्या हो सकता है? ये फार्म गेट हो सकता है, किसानों का जहां खेती हो रहा है वो भी हो सकता है, कहीं कोल्ड स्टोरेज है वो भी हो सकता है, फैक्ट्री के गेट पर हो सकता है। कहने का मतलब कि एनी प्लेस आउटसाइड द परव्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। ये डिफाइन ही कर दिया गया कि जो भी अब इसमें कानून, ये जो भी ट्रेड होगा वो एपीएमसी के बाहर होगा, उसके लिए ये एक्ट। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि एपीएमसी को बंद करने की बात की गई है, नहीं, उसकी चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि इस कानून के तहत अगर किसान चाहें तो आउटसाइड द परव्यू ऑफ एपीएमसी ट्रेड कर सकते हैं, और यही ट्रेड एरिया होगा। ये ऑप्शन है, ये कंपल्सन नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, ये एक ऑप्शन उनको दिया गया कि यू कैन ट्रेड योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और व्हाट एवर विथ यू हैव, वो आप कहीं भी उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक उद्देश्य ये था कि जो एक रीजनल मार्केट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वो उसको एक नेशनल इकोनॉमी से जोड़ा जाए। जैसे अन्य उत्पादों के मामले में होता है, कोई फ्रिज बनाने वाला कंपनी गुजरात में बैठा हुआ है, अरुणाचल तक माल बेचता है, कोई दवा बनाने वाली कंपनी महाराष्ट्र में बैठ के वो पंजाब तक का मार्केटिंग करता है, तो व्हाई नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इसका प्राइमरी उद्देश्य है कि जो क्षेत्रीय विपणन का बाजार है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, उसको नेशनल मार्केट से जोड़ना। तो उसका लाभ ये बताया गया, या हम लोग ये समझते हैं कि जैसे ही कोई भी मार्केट रीजनलाइज होता है, क्षेत्रीयकरण होता है, तो वहां पर देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आलू बिक रहा है 30 रुपए, और कोई पर्टिकुलर एरिया में आलू बिक रहा है 20 रुपए, कहीं 5 रुपए बिक रहा है। तो कहने का मतलब कि किसानों को ये एक लिबर्टी, एक अवसर मिलना चाहिए कि अगर उसका प्रोड्यूस, अगर सपोज करिए कि यहाँ बासमती राइस अगर बिहार के किसी किसान ने उपजाया, और अगर यहाँ पर वो बिक रहा है 50 रुपए किलो, और बेंगलोर में कोई फैक्ट्री वाला है या बेंगलोर में कोई बने कस्टमर ही है कि उसको 70 रुपए देने के लिए तैयार है, तो कहने का मतलब कि किसानों पर ये बंधन नहीं होना चाहिए
कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में ही वो अपने माल की बिक्री करे। इसमें जो हम हर सेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, 3 एक्ट डिस्कस करना है। पहला एक्ट में 20 सेक्शन है, दूसरा एक्ट में 24 सेक्शन है और फिर तीसरा एक्ट में 5 और सेक्शन। और आप लोग कोई विभाग के पदाधिकारी नहीं है, कृषि विभाग के आपको एक्ट हैंडल करना है, तो मैं उसका जो जिस्ट है, जो सार तत्व है, मैं उसकी बात करूंगा। मैं सेक्शन की बात यहाँ नहीं करूंगा, इसलिए कि ये एक माइनर एक्ट है और अलग अलग सेक्शन की चर्चा करने लगे तो वो हो सके 5 घंटे का क्लास हो। तो मुख्य बात यह है कि इसका बेसिक उद्देश्य है इस पहले वाले एक्ट का कि किसानों को एक अवसर प्रदान करना कि वो अपने क्षेत्रीय मार्केट से बाहर निकल के नेशनल मार्केट के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करें, अपने आप को इंटीग्रेट करें, ताकि अगर उनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अगर अच्छा रिवार्ड मिलता है तो वो उसका लाभ उठाए। कहने का मतलब कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल मार्केट विद दैट ऑफ नेशनल मार्केट। एक महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोगों ने सुना होगा जो लोकल चर्चा में या मीडिया में या अखबारों में या लेखों में, कि सरकार का कहना है कि माने ये इससे एपीएमसी को खत्म कर रहा है, या मिनिमम एमएसपी का नाम सुने होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो रहा है। तो मैं एक चीज इस पर अभी क्लियर करना चाहता हूं कि पूरे तीनों एक्ट में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। गूगल पर एक्ट उपलब्ध है और उसको आप लोग देख सकते हैं। एमएसपी की कहीं चर्चा इस एक्ट में नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। एपीएमसी की चर्चा भी आई है तो संदर्भगत है, ट्रेड एरिया को डिफाइन करने के क्रम में एपीएमसी की चर्चा हुई है। इसका डीम्ड मीनिंग इस एक्ट के कार्यान्वयन से लोगों के मन में, बहुत स्टेक होल्डर्स के मन में ये एक भय है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा महसूस करते हैं लोग। जबकि एक्ट में स्पेसिफिक इसकी कोई चर्चा नहीं है, एमएसपी की तो कहीं चर्चे नहीं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है इस एक्ट में कि नॉट ओनली कि किसान को अगर मार्केट मिलता है नेशन के किसी भी कोने में, कुछ कुछ आप लोग बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, ठीक है सर। आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, सुन रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा सर। ओके ओके। तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि रीजनल मार्केट को नेशनल मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना। अगर उनको अवसर मिलता है कि अगर उनको हायर प्राइस मिल सकता है देश के किसी कोने में, तो वहां अपने माल को बिक्री कर सकते हैं। पहले बाध्यता थी कि नहीं, वो अपने एपीएमसी का जो जुरिस्डिक्शन उनका डिफाइन है उसी में वो बिक्री कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा, टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ देने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल के स्थापना की चर्चा इस एक्ट में की गई है। ऑनलाइन पोर्टल कहने का मतलब कि जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आप देखते हैं कि आपको एक बहुत अभी कोरोना काल में बहुत हल्ला है, जो कोई ऑक्सीमीटर किसी को लेना है वो फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर उपलब्ध है, उसका प्राइस पता है, आप वहां लेते हैं। कहने का मतलब कि डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल विकास के कारण जो ट्रांसपेरेंसी है और जो प्रॉपर प्राइसिंग है उसका लाभ किसानों को मिले, इसलिए इस एक्ट में एक प्रावधानित किया गया है कि देयर शुड बी ए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। अब अगर इस तरह का मार्केटिंग होता है, स्वाभाविक है कि उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो हम बिक्री करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, ये ट्रेड हुआ। अब इसके साथ जो एलाइड चीजें हैं, जैसे आप बिक्री करने के क्रम में ट्रक हायर करते हैं, फिर उसको कोई पैकेजिंग करता है, कोई बंधन करता है, उसमें बहुत सारे लेबर लगता है, तो ऑल कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड कॉमर्स। माने ट्रेड इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो इस ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, नेशनल मार्केट से इंटीग्रेट करने के लिए और
डिजिटल क्रांति का लाभ दिलाने के लिए, ताकि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है, ताकि बिहार के सुपौल जिला में बैठे हुए किसान जो केला उपजाए हैं, उनको पता होगा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जो बेंगलोर में इस केला का दाम क्या है और पंजाब में इस केला का क्या दाम, और जहां उनकी मर्जी होगी वो बेचेंगे। कहने का मतलब कि इन ऑर्डर टू कैप्चर द बेस्ट बेनिफिट ऑफ प्राइसिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्थापना की बात की गई। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभी मैंने चर्चा की 7th शेड्यूल के एंट्री नंबर, स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 14, 26 और 27 की। उसमें मैंने क्या डिस्कशन किया था कि ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, ये स्टेट लिस्ट का विषय है, और इसी के आधार पर पहले ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट, चूंकि स्टेट में था इसीलिए पहले हम लोगों को सेल टैक्स का पैसा मिलता था। अब तो खैर जीएसटी आया, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए हैं, जीएसटी की तो पूरी दुनिया बदल गई है। नहीं तो उसी के आधार पर स्टेट को क्या सेल्स टैक्स मिलता था, या कहीं ट्रेड टैक्स बोलिए या कमोडिटी टैक्स बोलिए, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम था। ठीक है ना? तो मेरा अब ये कहना है कि इस एक्ट में एक प्रोविजन किया गया है कि ये जो ट्रेड होगा आउटसाइड द परव्यू ऑफ एपीएमसी, कहने का मतलब कि ट्रेड एरिया में जो ट्रेड होगा इस पर राज्य सरकार कोई कर नहीं लगा सकती। ठीक है, कि राज्य सरकार इस पर कोई प्रकार का कर नहीं लगा सकती। कहने का मतलब कि ये टैक्स फ्री जोन होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी, फिर तो पहले ये राज्य को अधिकार था, लेकिन इस एक्ट में प्रावधानित किया गया कि ऐसा नहीं हो कि हम फार्म एक्ट लाए और जो भी ट्रेड हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का आउटसाइड द परव्यू ऑफ एपीएमसी, राज्य उस पर कोई तरह का ऑक्ट्राय, चुंगी, कर लगा दे। बाय व्हाट एवर नेम यू मे कॉल, माने स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टाइप ऑफ टैक्स ऑन द ट्रेड आउटसाइड द परव्यू ऑफ एपीएमसी। आई मीन ट्रेड एरिया में जो व्यापार हो रहा है उस पर राज्य सरकार को रोका गया बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी टैक्स इन एनी नेम, चाहे नाम कुछ भी रहे, चुंगी रहे, बाजार समिति कर हो, जो भी हो, ट्रेड टैक्स हो, सरकार कर नहीं लगा सकती है, राज्य सरकार। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा, एक तो पहला हुआ कि एपीएमसी के बाहर का ट्रेड होना है। एपीएमसी के बाहर जो भी हम एक्ट की बात कर रहे हैं, एपीएमसी के एरिया के बाहर की बात कर रहे हैं। दूसरा कि रीजनल मार्केट को नेशनल मार्केट से इंटीग्रेट करना है। तीसरा, इसमें एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की गई, ताकि टेक्नोलॉजी के कारण हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो अवसर किसानों को प्राप्त हो। और अगला पॉइंट मैंने क्या कहा इस एक्ट में, फार्म एक्ट में, कि स्टेट हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम लेविंग एनी टैक्स ऑन द ट्रेड इन द ट्रेड एरिया। ट्रेड एरिया क्या है? ट्रेड एरिया मतलब एनी प्लेस आउटसाइड द परव्यू ऑफ एपीएमसी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग यार्ड के बाहर। अब एक सवाल आप लोग ने भी सुना होगा कि ये कॉर्पोरेट के पक्ष में है तो कॉर्पोरेट इसका शोषण कर सकता है। तो मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि जब किसान होगा और ट्रेडिंग होगा, कोई कॉर्पोरेट होगा, कोई व्यापारी होगा, दो पार्टी होगा। ठीक है, दो पार्टी होगा। ये संभव है कि दो पार्टी के बीच में विथ रेस्पेक्ट टू पेमेंट या ट्रेड या किसी तरह का कंट्रोवर्सी हो सकता है। तो ये डिस्प्यूट के सेटलमेंट का 3 टियर सिस्टम, जब आप लोगों से पूछा जाए कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया इस एक्ट में, तो इस एक्ट में 3 टियर, त्रिस्तरीय मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है। और पहला है क्या है? कंसिलिएशन बोर्ड। कंसिलिएशन बोर्ड क्या है?
कि अगर फार्मर्स में और ट्रेडर में या किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट कंसिलिएशन बोर्ड के थ्रू होगा। कंसिलिएशन बोर्ड का गठन कौन करेगा? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया दिया गया है कि एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का एक ऑथराइज अफसर होगा और दोनों पार्टी से इक्वल नंबर, अगर दो लेते हैं, अगर फार्मर के प्रतिनिधि के रूप में तो दो ट्रेडर के प्रतिनिधि के रूप में। कहने का मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ साइड लेकर और इन द चेयरमैनशिप ऑफ द अफसर नॉमिनेटेड बाय सब डिविजनल अफसर एक कंसिलिएशन बोर्ड काम करेगा। कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप के पर पंचायती करके आपसी तालमेल से। अब अगर कंसिलिएशन में फैसला हो गया कि हाँ यही करना है, ये डिस्प्यूट सेटल हो गया, तो उस पर दोनों पार्टी का हस्ताक्षर होता है और डिस्प्यूट सेटल हो जाता है। अब अगर और ये कंसिलिएशन बोर्ड का दायित्व होगा कि विद इन 30 डेज डिस्प्यूट को सेटल करे। ठीक है? तो अब अगर संभव है कि कंसिलिएशन बोर्ड में कोई मामले का निराकरण न भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर प्रावधान किए गए हैं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस होगा और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दोनों पक्ष को सुन के, दोनों पक्ष को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके सुनवाई का मौका देते हुए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है? अगर उस पर मान गए दोनों पार्टी तो ठीक है। अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है, या तो किसान हो या ट्रेडर हो, अगर एग्रीव्ड है तो एक अपील लाइक करता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर ये अपील होता है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके चेयरमैन हो या उनके द्वारा अधिकृत कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अपील सुना जाता है और वो निर्णय जो होगा वो फाइनल निर्णय होगा। ठीक है? अब सब डिवीजन, आप लोग आवाज सुन रहे हैं ना? हेलो? यस सर। हाँ यस सर, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। तो अब जो भी कंसिलिएशन बोर्ड देख लिया आपने, एक टीयर हुआ सब डिविजनल अफसर के लेवल पर, दूसरा टीयर है और तीसरा टीयर अपील है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर है। एक महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थियों को जानना चाहिए वो ये है कि सब डिविजनल अफसर का जो आदेश होगा या कलेक्टर का जो आदेश होगा, इसको एक सिविल कोर्ट का पावर होगा। कहने का मतलब कि इट विल बी इन्फोर्स्ड लाइक द ऑर्डर ऑफ, और कलेक्टर के लेवल पर जो अपील होगा ये अंतिम अपील होगा। ये प्रावधान है। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट का 3 टियर अरेंजमेंट। इसमें पेनल प्रोविजन भी है, पेनाल्टी का भी प्रोविजन इस एक्ट में है कि अगर ये पाया जाता है कि अगर कोई ट्रेडर अगर कोई बदमाशी की है, कोई शैतानी की है, किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो उसमें प्रावधान है, वो बहुत सारा प्रावधान है, 5,000 प्रतिदिन का भी है, 25,000 भी है, वो डिपेंडिंग, वो उतना आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि पेनल प्रोविजन भी ये है, इस आदेश में पेनाल्टी भी इम्पोज कर सकता है कलेक्टर ट्रेडर को या फार्मर को। ठीक है? या कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म वाला ये अगर गलती करता है या किसी तरह का वो अपराध करता है तो उसके लिए भी दंड के प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। ठीक है? अब एक बहुत बड़ी बात इसमें अब ये आती है कि इस एक्ट में ही प्रावधान किया हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जुडिशियल इंटरवेंशन इन दिस रेस्पेक्ट हैज बीन डिवाइड कंप्लीटली। इसके अगर फार्म एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद हो तो ये न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के बाहर होगा। कहने का मतलब कि कलेक्टर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ये पहले वाले एक्ट की मूल बात ये है
अब इसके बारे में चूंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना उचित प्रतीत होता है कि इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। चूंकि आप लोग तो परीक्षा में कहीं जो लिखेंगे, सवाल जो आएंगे, उसके जवाब में कहीं आप अपना कंक्लूड करेंगे ना कि क्या एक्चुअली आपका ओपिनियन। तो इस संदर्भ में मैं मानता हूं कि इस एक्ट में बहुत सारी अच्छाइयां भी, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर ये मॉडिफाई किया जा सके, क्योंकि हम लोग तो एक सलाह ही दे सकते हैं कि एडमिशन के रूप में, तो अगर इसको मॉडिफाई अगर किया जा सके तो माने दीज एक्ट्स कैन हैव बेटर रिजल्ट। जैसे एक अभी मैंने चर्चा की कि ट्रेड एरिया में, मतलब ये फार्म एक्ट जो नया आया और इसमें जो एपीएमसी के बाहर जो ट्रेड हो रहा है उस पर किसी प्रकार के टैक्स की बात नहीं की गई है। जबकि एपीएमसी में मैंने क्या कहा कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टेट वो कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 7% तक, कहने का मतलब 5-7% टैक्स तो उसमें लगता है उसके ट्रेड में। अब इसका डीम्ड मीनिंग ये हुआ कि फिर एपीएमसी में वो ट्रेड कैसे होगा। वहां अगर 5% टैक्स लग रहा है तो इसका मतलब एपीएमसी का ट्रेड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो और यहाँ टैक्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ का ट्रेड बड़ा होगा और धीरे धीरे एपीएमसी का जो ट्रेड है वो कमजोर होगा। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन नहीं हुआ। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाना चाहिए। या तो एपीएमसी का भी टैक्स खत्म कर दिया जाए या इसके ट्रेड एरिया पर भी कुछ टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, तब ना बराबरी का एक मैच होगा जी। तो ये हमें ऐसा लगता है कि इसमें एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहिए। दूसरी एक बड़ी आलोचना इस एक्ट की इस आधार पर हो रही है कि किसानों को ब्यूरोक्रेट्स के हवाले छोड़ दिया गया है। सरकार का अपना तर्क है। सरकार का अपना तर्क यह है कि ऑलरेडी भारत के न्यायपालिका में इतने सारे मामले लंबित हैं कि वहां न्याय त्वरित नहीं मिलता है और किसान परेशान होते हैं। तो इसके चलते ही किया गया कि भाई हम कलेक्टर के स्तर पर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के स्तर पर इस डिस्प्यूट का निपटारा करेंगे सो एज कि किसानों को त्वरित न्याय मिले। लेकिन व्यवहार में जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव दोनों का जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। जुडिशियरी बहुत हद तक टू लार्जर एक्सटेंट इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से, उस पर गवर्नमेंट का बहुत दबाव नहीं है किसी तरह का। लेकिन एक एक्सिक्यूटिव पर, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीओ हो, या हूएवर मे बी सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में होते हैं। अब इसमें दो पक्ष है, एक फार्मर का पक्ष है और दूसरा कॉर्पोरेट का पक्ष है। ये हम कॉमन प्रूडेंस से जान सकते हैं कि दोनों पक्ष में एक वीक पक्ष है फार्मर, more powerful, they are more equipped with all sort of power। वो माना जा रहा है कि वो थोड़े, उनका पक्ष मजबूत है। किसान तो दीनहीन शुरू से रहा है, ये कमजोर है। और ऐसा लोगों के मन में एक भय व्याप्त है इस एक्ट के बारे में कि ब्यूरोक्रेट विल वर्क इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट्स बिकॉज दे आर डोमिनेंट प्लेयर। आलोचना होती है। इस आलोचना को दूर करने के लिए आप कुछ अगर सलाह देना चाहें जैसे हम लोग, तो एक रास्ता बीच में लाया जा सकता है कि जुडिशियरी से भी बच सकता है, एक्सिक्यूटिव से भी बच सकता है। हर विभाग में, जैसे हम जीएसटी विभाग में है, हम कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में है, तो हमारा एक ट्रिब्यूनल है। जो ट्रिब्यूनल में कुछ मेंबर विभाग के होते हैं। कहने का मतलब कि एक ट्रिब्यूनल तो स्टेट लेवल पर गठन किया ही जा सकता है। अगर इवन इफ कोई कलेक्टर के निर्णय से अगर कोई असंतुष्ट है, किसी तरह का असंतोष है, तो कम से कम वो ट्रिब्यूनल जा सके, कम से कम कुछ तो उसको एक जुडिशियल जो रिव्यू का लाभ है उसको मिले। कहने का मतलब
ये किसी भी कानून के लिए नेचुरल जस्टिस के खिलाफ प्रतीत होता है कि आप जुडिशियल इंटरवेंशन को रोक रहे हैं। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है। कहीं भी संविधान का ढांचा भी ऐसा है, कानून का ढांचा भी ऐसा है कि अगर कोई आदमी कहीं से भी हर जगह से असंतुष्ट हो जाए तो उसका अंतिम द्वार, लास्ट रिसोर्ट क्या होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका को सफा बिल्कुल इससे दूर नहीं रखना चाहिए। बीच में एक मॉडिफिकेशन करके एक ट्रिब्यूनल के गठन तो किया ही जा सकता है। एक मैंने मुख्य बात जो हम बताना चाह रहे थे, अभी मैंने फिर अभी याद आया कि जब आप डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करते हैं, गाना पर बोलो तो हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है? हेलो, हाँ आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो पहला एक्ट का जो कुछ सार तत्व था मैंने बताया, मैं दूसरा एक्ट पर कुछ अब बात करूं? जी सर। ठीक है। तो अब जो सेकेंड एक्ट है, ये इस एक्ट का नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन, अंडर ब्रैकेट है ये एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। नाम बड़ा है, जी। आप लोगों को लिख के